जैसा कि आज का टॉपिक है फ्लो ऑफ लिक्विड, यानी द्रवों का लिक्विड, द्रवों का प्रवाह। ठीक है, क्लास 11th साइंस NCERT। ये टॉपिक हम लोग देखेंगे। इस टॉपिक में सबसे पहला, सबसे फर्स्ट जो हेडिंग्स है वो है आइडियल लिक्विड, यानी आदर्श द्रव किसे कहते हैं। आइडियल लिक्विड, आदर्श द्रव। ये आइडियल लिक्विड के लिए जैसा कि ये नाम है आइडियल यानी आदर्श, तो इसकी कुछ प्रॉपर्टी होगी जिस प्रॉपर्टी को फॉलो करने पर द्रव को हम आइडियल कह सकते हैं। ठीक है ना। तो ये जो आइडियल द्रव है यानी आइडियल लिक्विड्स में बी डिफाइंड एज ए लिक्विड which has following two property। नंबर फर्स्ट, यदि नंबर फर्स्ट देखें तो नंबर फर्स्ट हमारा क्या है, जीरो कंप्रेसिबिलिटी। जीरो कंप्रेसिबिलिटी, जीरो कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, यानी शून्य संपीड्यता। ये होता है हिंदी का शून्य संपीड्यता। ये कंप्रेसिबिलिटी यानी संपीड्यता। ये संपीड्यता क्या है ये हम लोग समझने की कोशिश करें तो संपीड्यता उसे कहते हैं जो कि द्रव को किसी बाह्य बल से दबाने पर उसके आयतन में कोई परिवर्तन न हो। ठीक है ना। यानी इफ वी कंप्रेस द वाटर इन ए सिस्टम and the water have not changed, इसमें have not changed in its volume, then we can say zero compressibility। तो मैं उस तरह के द्रव को जीरो कंप्रेसिबिलिटी यानी आइडियल लिक्विड्स हम कहते हैं। ठीक है ना, क्लियर है। नंबर सेकेंड, जो नंबर सेकेंड हमारी प्रॉपर्टी है। अच्छा, ये माइंड में आएगा कि ये हम हाउ कैन फाइंड आउट द चेंज इन वॉल्यूम। यदि हम गुब्बारा में पानी को भर लें, सिंपल सा एग्जांपल है, गुब्बारे में हम पानी को भर लेते हैं। भर लिए गुब्बारे के जो दूसरा सिरा है उसको बांध दिए, टाइट कर दिए ताकि पानी बाहर ना निकले। अब उसको हम यदि दबाएंगे बिना कंप्रेस किए यानी बिना दबाव के, जो लिक्विड हमारा होगा उसका वॉल्यूम होगा जो हमारा शेप गुब्बारे का है। ठीक है ना। लेकिन यदि गुब्बारे को हम दबाएंगे तो उसका शेप चेंज हो रहा है लेकिन वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है। शेप तो चेंज हो रहा है, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, ये ध्यान रखना। तो यदि वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा तो वो हमारा जीरो कंप्रेसिबल कहलाएगा, यानी जीरो कंप्रेसिबिलिटी का लिक्विड है। ठीक है ना।
रुई हम यदि ले लें, इसको और समझने के लिए करने के लिए, यदि रुई ले लें कॉटन, उसको दबा दें, यदि हम कंप्रेस करते हैं तो उसका वॉल्यूम चेंज हो जाता है, चेंज हो जाता है ना। इसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, शेप एंड साइज में भी चेंज नहीं होगा ही, बट वॉल्यूम विल नॉट बी चेंज, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, इसलिए हम इसे आइडियल लिक्विड कहते हैं। नाउ आवर सेकेंड टॉपिक है आइडियल लिक्विड के प्रॉपर्टी का। सेकेंड टॉपिक हमारा क्या है? जीरो विस्कोसिटी, जीरो विस्कोसिटी, यानी शून्य श्यानता, शून्य श्यानता। अब ये यदि हम शून्य श्यानता देखें तो ये थोड़ा सा नया शब्द है, श्यानता, विस्कोसिटी, ठीक है ना। इसको हम क्लियर करें, इसको समझें, तो इसको समझने के लिए हम ये देखते हैं, अभी फिलहाल में इस टॉपिक को नेक्स्ट आगे डिटेल पढ़ेंगे विस्कोसिटी, कि ये विस्कोसिटी क्या होता है, ठीक है ना। लेकिन फिलहाल में हम यहाँ यदि देख लें तो इसका कहने का तात्पर्य ये है कि यदि दो सतहों के बीच, ठीक है ना, जैसा कि हम जानते हैं कि दो यदि ठोस पदार्थ हैं, सॉलिड हैं, आपस में यदि हम एक के ऊपर दूसरे को रख दिए हैं, किसी एक के ऊपर बल लगा के यदि उसको हम मोशन में करना चाहते हैं तो सेकेंड पहले के मोशन का सेकेंड जहां वो चिपका है, जिस लेयर पर वो क्या है संपर्क में है, वो उसके मोशन का विरोध करता है, ठीक है ना। ड्यू टू ए फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स के कारण विरोध करता है, क्योंकि उस पर सरकता है ना, एक सतह यदि दूसरे सतह पर सरकता है तो जो स्थिर सतह है वो उसका विरोध करता है। सेम वही कहानी यहाँ है कि यदि हमारे लिक्विड है ये फ्लो, यदि लिक्विड इस तरह से हम लिक्विड के लेयर बना दिए यहाँ, ठीक है ना, तो ये यदि लिक्विड के लेयर बना दिए, ये लेयर यदि हमारा पानी फ्लो हो रहा है किसी वेलोसिटी से, तो ये मस्ट नहीं है कि उसके नीचे वाला भी इसी वेलोसिटी से फ्लो हो रहा हो, और यदि ऐसा नहीं है, ठीक है ना, और ऐसा नहीं होने का भी कारण है, ये नीचे वाला इस लेयर जो सबसे ऊपर टॉप लेयर जो दिख रहा है, टॉप लेयर का पार्टिकल, लिक्विड का पार्टिकल जिस मोशन से फ्लो होगा उससे नीचे वाला उस वेग से, उस वेलोसिटी से फ्लो नहीं होगा। अब कहो क्यों नहीं होगा, तो इसका रीजन है, इस पर यदि सबसे टॉप मोस्ट हमारा जो लेयर है उस पर केवल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पड़ रहा है, वायुमंडलीय दाब से दबाया जा रहा है, दबा हुआ, ठीक है। लेकिन ये जो नीचे वाला लेयर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस इतने लेयर, यानी इस जितना नीचे है इसके ऊपर वाले जितने वाटर का लेवल है उसके भार से भी ये दबा हुआ है, दबा है ना। तो जो जितना दबा रहेगा उसका वेग उतना ही क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा ना। ये रीजन है, यदि रियल में देखा जाए तो ये इस वेग से ऊपर वाले के वेग के बराबर ये नहीं चलता, और यदि नहीं चलता तो इन दोनों के बीच में सापेक्ष वेग आएगा, रिलेटिव वेलोसिटी वर्क करेगी, ठीक है ना। और रिलेटिव वेलोसिटी जहां आ जाएगी इट मीन्स कि वहां फ्रिक्शनल फोर्स कार्य कर रहा है,
ठीक है ना। तो वो ये जो ऊपर का लेयर है इसके स्पीड का विरोध करेगा, और यदि विरोध करेगा तो हम जीरो विस्कोसिटी नहीं कर सकते। तो ऐसा लिक्विड अभी फिलहाल में हम लोग देखना चाहते हैं जीरो विस्कोसिटी क्या है। तो ऐसा लिक्विड जो दो सतहों यानी लिक्विड के दो सतहों के बीच रिलेटिव वेलोसिटी न हो, ठीक है, जीरो हो, और यदि रिलेटिव वेलोसिटी जीरो है इट मीन्स की फ्रिक्शनल फोर्स इन बिटवीन टू लेयर विल बी आल्सो जीरो, ठीक है ना। हेंस दैट टाइप ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड जीरो विस्कोसिटी। इस टाइप के जो हमारे पास द्रव होगा उस द्रव को हम क्या कहेंगे, जीरो विस्कोसिटी का लिक्विड है। और इस टाइप के द्रव को ही हम क्या बोलते हैं, आइडियल लिक्विड बोलते हैं। तो ये हमारा आइडियल लिक्विड का क्या रहा, कंसेप्ट रहा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक अभी हम देखेंगे स्टीम लाइन्ड एंड टर्बुलेंट लाइन्ड फ्लो, ठीक है ना। स्टीम लाइन आवर नेक्स्ट टॉपिक है स्टीम्ड लाइन फ्लो। स्टीम्ड लाइन एंड टर्बुलेंट लाइन फ्लो ऑफ लिक्विड। ठीक है, तो ये हम देखें द्रवों का धारा रेखीय प्रवाह। ये है स्टीम लाइन एंड टर्बुलेंट लाइन फ्लो, यानी धारा रेखीय प्रवाह और प्रक्षुब्ध प्रवाह। धारा रेखीय और प्रक्षुब्ध प्रवाह, ये टॉपिक हम लोग देखेंगे। धारा रेखीय और प्रक्षुब्ध प्रवाह क्या होता है, ठीक है ना। तो धारा रेखीय प्रवाह क्या होता है। यदि कोई द्रव धारा रेखीय प्रवाह, धारा रेखीय यानी रेखा में, ठीक है ना। और रेखा में क्या होते हैं, पॉइंट्स होते हैं। पॉइंट्स मिलकर क्या बनता है, रेखा बनता है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो धारा रेखीय प्रवाह को यदि हम फिलहाल में अभी देखना चाहें, स्ट्रीम लाइन फ्लो, स्ट्रीम लाइन फ्लो, धारा रेखीय प्रवाह। तो इसमें हमने बोला लाइन, और लाइन कैसे बनता है, पॉइंट से मिलकर बनता है। एक एक पॉइंट को मिलाते जाएंगे तो लाइन बन जाती है। और इसके मतलब मीन्स होता है धारा, स्ट्रीम मीन्स धारा, और फ्लो माने प्रवाह। क्लियर है। तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, व्हेन ए लिक्विड फ्लो थ्रू ए पॉइंट। हम कह रहे हैं कि व्हेन ए लिक्विड फ्लो थ्रू ए पॉइंट, व्हेन ए लिक्विड फ्लो थ्रू ए पॉइंट, हमने क्या कहा कि यदि कोई लिक्विड किसी पॉइंट के थ्रू
फ्लो हो रही है, बह रही है, ठीक है ना। एंड ऑल पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एंड ऑल particles of liquid passes through the point, passes through the point passes through the point, ठीक है। when यानी जब एक लिक्विड, when ए लिक्विड फ्लो माने जब एक लिक्विड के मतलब लिक्विड फ्लो थ्रू ए पॉइंट, एक पॉइंट से फ्लो हो रहा है, एंड ऑल पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड पासेस थ्रू द पॉइंट, और वो उसके सारे कण उस पॉइंट से फ्लो हो रहे हैं, किसके, लिक्विड के सारे पार्टिकल उसी पॉइंट से फ्लो हो रहे हैं या होते हैं ऑन द सेम पाथ, ऑन द सेम पाथ, ऑन द सेम पाथ, ठीक है ना। is called on the same path is called stream lined flow, तो उसे धारा रेखीय प्रवाह कहते हैं, ठीक है। यानी इसको यदि हम और क्लियरली समझना चाहें तो ये हम ऐसे देख सकते हैं, ये यदि हम इस तरह से ये बना लें, फिगर देखें, ये इस तरह से हमारा यदि लिक्विड फ्लो हो रहा है, यहां पॉइंट है, ये पॉइंट हमने ले लिया, ये पॉइंट ले लिया, तो यहां सारे हमारे इस वेलोसिटी से जा रहे हैं, ये इस वेलोसिटी से जा रहे हैं, ये इस वेलोसिटी से जा रहे हैं, यानी सारे जो लिक्विड के पार्टिकल हैं वो इन सब पॉइंट से होते हुए ही गुजर रहे हैं। दैट इज कॉल्ड स्टीम लाइन्ड फ्लो ऑफ लिक्विड, ठीक है। ऐसे स्टीम लाइन फ्लो ऑफ लिक्विड कहते हैं। और ये जो स्टीम लाइन फ्लो ऑफ लिक्विड ये सिस्टम हो जाए, यानी बहुत सारे इस टाइप से जाने लगे ना, तो इस ट्यूब को ये ट्यूब के तरह से कार्य कर, ट्यूब के तरह से शेप ले लेगा, ट्यूब के तरह से शेप ले लेगा ना, तो इसको स्टीम ट्यूब बोलते हैं। स्टीम, इसको क्या बोल देते हैं, स्टीम लाइन ट्यूब। तो ये हमारा एक स्टीम लाइन ट्यूब हो जाएगा, स्टीम लाइन ट्यूब, स्टीम लाइन ट्यूब, ये हमारा स्टीम लाइन ट्यूब हो गया, ठीक है ना। नाउ आवर सेकेंड टॉपिक टर्बुलेंट फ्लो। अभी हम लोग स्टीम लाइन फ्लो जो देखे हैं उसी से रिलेटेड है ये टर्बुलेंट फ्लो, यानी प्रक्षोभ्य प्रवाह। इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कहाँ, नदी वगैरह में, जहाँ ऐसी नदी में जहाँ धारा बहुत तेजी से धारा प्रवाह होता है, यानी पानी का जल बहुत तेजी से बहता है, वहां एक चीज हमको देखने को मिलता है, लेकिन आदमी कभी दिमाग पर इस बात को सोचता नहीं है कि ये ऐसा हो क्यों जाता है। वहां पानी
यानी जो भी हमारा लिक्विड है वो फ्लो होता रहता है बहुत तेजी से, जाकर अचानक एक जगह घूम जाता है, चक्रवात का रूप ले लेता है, यानी वहां जाके वो बहुत तेजी से घूम जाता है, नीचे की तरफ दबाने लगता है घूम के, ठीक है ना। उस घटना को ही क्या कहते हैं, टर्बुलेंट फ्लो। इस टाइप की यदि प्रवाह में इस टाइप की जो घटनाएं दिख रही हैं, इरेगुलर फ्लो, जो इरेगुलर फ्लो हो रहा है, यानी वहां से अब रेगुलरिटी ऑफ फ्लो डिस्टर्ब हो जा रही है, दैट टाइप ऑफ डिस्टर्बेंस इन द वाटर फ्लो इज कॉल्ड टर्बुलेंट फ्लो, प्रक्षुब्ध प्रवाह कहते हैं। इसका रीजन ये है, इसका डेफिनेशन है, ये जो भी हमारा स्टीम लाइन फ्लो में पानी का वेग है, यानी लिक्विड का वेग है, वो वेलोसिटी ऑफ लिक्विड एक वैल्यू से ज्यादा यदि हो जाए तो वो लिक्विड की जो फ्लो है, लिक्विड की जो प्रवाह है, उसमें डिस्टरबेंस पैदा हो जाता है। और इस टाइप के जो डिस्टरबेंस होता है, दैट डिस्टरबेंस इज कॉल्ड टर्बुलेंट फ्लो। उस टाइप के डिस्टरबेंस को हम टर्बुलेंट फ्लो यानी प्रक्षुब्ध प्रवाह कहते हैं, ठीक है ना। और उस मैक्सिमम वेलोसिटी को, दैट मैक्सिमम वेलोसिटी विच है control the flow of steamed line flow of liquid is called critical velocity, यानी उस अधिकतम वेलोसिटी को जहां से थोड़ा भी वेग बढ़ जाने पर वो स्टीम्ड लाइन फ्लो का जो प्रवाह है वो टर्बुलेंट फ्लो में कन्वर्ट हो जाता है। दैट लिमिट ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड क्रिटिकल वेलोसिटी। उस वेलोसिटी को हम क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है ना। यानी इस टाइप के यदि हम फ्लो देखें, प्रक्षुब्ध फ्लो देखें, तो ये यदि हमारा लिक्विड है ना, ये तो ये फ्लो होता रहेगा, यहां से घूम जाएगा, फ्लो होता रहेगा, घूम जाएगा, यहां से घूम जाएगा, यानी इसमें डिस्टरबेंस पैदा हो जाता है, ठीक है ना। इस टाइप से डिस्टरबेंस होने लगता है और ये डिस्टरबेंस ही हमारा टर्बुलेंट फ्लो कहलाता है। तो ये टॉपिक भी लगभग हम लोग क्लियर समझ लिए, ठीक है ना। यानी एक वैल्यू जो हमारा स्टीम्ड लाइन फ्लो का जो वेलोसिटी है, उसका एक ऐसा लिमिट, जिस लिमिट के बाद उस फ्लो में सो मेनी डिस्टर्बेंस क्रिएटेड, ठीक है ना, एट ए प्लेस इज कॉल्ड टर्बुलेंट फ्लो एंड दैट मैक्सिमम वेलोसिटी इज कॉल्ड क्रिटिकल वेलोसिटी, ठीक है ना। उसको हम क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं। इस संबंध में एक वैज्ञानिक थे रेनॉल्ड, उन्होंने कुछ प्रयोग किया और अपने प्रयोग के आधार पर एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट के बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ रेनॉल्ड एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ डिफाइंड बाई रेनॉल्ड, उन्होंने एक रेट डिफाइन किया, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ liquid, the rate of flow of liquid defined by Reynolds
defined by रेनॉल्ड ठीक है ना। और ये डिफाइन किए कि इफ द फ्लो रेट लेस देन फ्लो रेट लेस देन 1000 then the possibility of turbulent flow the possibility of turbulent flows ठीक है ना, will be neglected, नगण्य हो जाता है। निग्लेक्टेड नगण्य होता है। उन्होंने एक रेट डिफाइन किया। रेनॉल्ड साहब जो थे, जो अपना एक्सपेरिमेंट किए थे, उसमें एक रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड डिफाइन किए, ठीक है ना। और उसमें उन्होंने बताया और इसको डिनोट किया गया RE से। रेनॉल्ड का जो रेट ऑफ फ्लो है दैट इज डिनोटेड बाय RE। और इन्होंने बोला कि इफ RE इज लेस देन 1000 देन द पॉसिबिलिटी ऑफ टर्बुलेंट फ्लो विल बी निग्लेक्ट, नगण्य हो जाता है। यानी इससे यदि कम वैल्यू है RE का तो टर्बुलेंट फ्लो का कोई चांस नहीं है, ठीक है ना। और यही यदि हमारा RE की वैल्यू इफ RE इज ग्रेटर देन 2000, यदि RE की वैल्यू 2000 से ज्यादा हो जाए, then our flow of liquid will be turbulent flow। यहां turbulent flow का चांस क्या हो जाता है, मैक्स चांस ऑफ turbulent flow। ठीक है, यानी RE की वैल्यू हमारा 1000 से कम है तो टर्बुलेंट फ्लो का चांस क्या है, निग्लेक्ट है, नो चांस। और ये RE की वैल्यू यदि 2000 से ज्यादा हो जाए तो मैक्सिमम चांस है कि वो टर्बुलेंट फ्लो क्रिएट होना ही होना है, ठीक है ना। अब हम आगे देखेंगे, इससे आगे तो ये अकॉर्डिंग टू द रेनॉल्ड्स का, जो रेनॉल्ड्स ने अपना जो एक्सपेरिमेंट किए उसमें क्रिटिकल वेलोसिटी की जो बात आ रही है, फ्लो ऑफ लिक्विड का रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, तो इसमें क्रिटिकल वेलोसिटी की बात आ रही है, VC की बात आ रही है, VC। तो इन्होंने डिफाइन किया, अब हम देखेंगे कि ये VC जो फ्लो ऑफ लिक्विड है ये किन किन बातों पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। और उन कारकों से इस क्रिटिकल वेलोसिटी का रिलेशन क्या है, व्हाट इज द रिलेशन इन बिटवीन डिपेंडेंट क्वांटिटी ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, ठीक है। तो VC से सपोज करें, जो VC हमारी है
तो श्यानता जो विस्कोसिटी है, श्यानता, ठीक है ना, तो श्यानता पर भी डिपेंड करेगा, श्यानता करेगा डिपेंड। तो इसके प्रोपोर्शनल होगा। श्यानता का मतलब ये मान के अभी यदि चले हम तो लिक्विड गाढ़ा भी हो सकता है, यानी डाइल्यूट हो सकता है, कंसंट्रेट हो सकता है, डाइल्यूट हो सकता है, तरल भी हो सकता है। तो उन दोनों की जो वेलोसिटी होगी वो दोनों की वेलोसिटी में फ्लो में डिफरेंस होगा ना। तो ये हम उससे ले ले थोड़ा सा दिमाग पर। तो ये हम मान लें कि ये जो हमारा विस्कोसिटी है इसके पावर a, ठीक, के अनुक्रमानुपाती है। इसके साथ और क्या क्या कार्य कर सकता है, ये किसी न किसी पाइप के थ्रू फ्लो होगी, यानी ट्यूब के थ्रू फ्लो होगी लिक्विड, तो उसका डाया होगा। तो डाया यदि हम मान लें तो डाया के भी प्रोपोर्शनल होगा ना। साथ ही कोई भी लिक्विड होगा तो उसकी डेंसिटी होती है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, हम सब जानते हैं। तो डेंसिटी यानी रो के प्रोपोर्शनल है रो टू द पावर बी एंड डायामीटर डी टू द पावर सी। इन तीन ये जो लिक्विड फ्लो होती है वो तीन के अलावा हमारे देखने से कोई और कारक हो नहीं सकता। एक तो श्यानता, लिक्विड की श्यानता, नंबर सेकेंड हम देखें तो लिक्विड का घनत्व डेंसिटी, एंड नंबर थर्ड यदि देखें तो जिस सिस्टम से हम उस लिक्विड को फ्लो करा रहे हैं उसका डाया, ठीक है ना। तो इसके ए बी एंड सी टू दी पावर के प्रोपोर्शनल है ये, और ये प्रोपोर्शनल का जो साइन हटाएंगे तो हम लिखेंगे VC इज इक्वल टू RE एटा टू दी पावर A रो टू दी पावर B एंड D टू दी पावर C। हमने ये लिख दिया। वेयर RE क्या है, रेनॉल्ड कांस्टेंट है, ठीक है ना, जिसे रेट ऑफ लिक्विड हम डिफाइन कर रखे हैं। यहां से हम यदि दोनों पक्षों का क्या लिख दे, डायमेंशन, इफ वी राइट द डायमेंशन ऑफ बोथ साइड, यदि हम दोनों पक्षों का बीमा लिख दें तो यहां से एक्चुअल रिलेशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और बीमा लिखने के लिए ये वेलोसिटी का बीमा, तो ये क्या होगा, mL टू दी पावर -1, यही होता है ना, वेलोसिटी का बीमा यही होता है, ठीक है। इक्वल टू में यदि जाएं m टू दी पावर 0, बल्कि ये ध्यान रखना m टू दी पावर 0 L t टू दी पावर -1, ये हमारा वेलोसिटी का बीमा है। क्योंकि वेग जो हम लिखते हैं ये लिखते हैं मीटर प्रति सेकेंड, यही लिखते हैं। तो मीटर का हमारा हो जाता है L और बाई T, ये नीचे से ऊपर गया तो ये आ गया L t टू दी पावर -1, और m यहाँ है नहीं तो m जो नहीं है उसके पावर हम लिख देंगे 0। तो इस तरह से हमने वेलोसिटी का डायमेंशन लिख लिया। नाउ रेनॉल्ड कांस्टेंट है, इसका डायमेंशन ये बीमाहीन राशि है, ये रेट है, रेट ऑफ फ्लो वो डिफाइन कर रखे हैं, कांस्टेंट है ये। अब चले हम एटा यानी श्यानता, श्यानता का बीमा होता है mL -1 T -1, mL -1 T -1, ये हमारा किसका हो गया, एटा का। और टू दी पावर क्या हो जाएगा, A इनटू, अब आ जाए हम डेंसिटी यानी मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तो ये हो गया mL टू दी पावर -3, यहां पावर क्या आ जाएगा, B आ जाएगा ना। नाउ थर्ड हमारा क्या है, थर्ड हमारा है D यानी डायामीटर, तो मीटर यानी ये हो गया L टू दी पावर C, ये मेरा आ गया L टू दी पावर C। अब जैसा कि इसको सॉल्व करने हम लोगों को ऑलरेडी पता है,
अदरवाइज हम निकाल भी सकते हैं m टू दी पावर, m का पावर यदि हम देखें तो यहाँ m टू दी पावर a आएगा, यहाँ m टू दी पावर b आएगा ना, यहाँ m टू दी पावर 0 है, यानी एक इक्वेशन बन गया a प्लस b इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरह से l का पावर हम ले लें, बोथ साइड का कंपेयर करें तो नाउ नेक्स्ट इक्वेशन हो जाएगा माइनस a माइनस 3b प्लस c इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये हमारा आ गया इक्वेशन नंबर सेकेंड आ गया, एल का ले लिए तो, और t का यदि ले लें तो यहाँ t नहीं है, यहाँ t नहीं है, यहाँ t टू दी पावर क्या आएगा, यहाँ -1 माइनस a होगा, और यहाँ t टू दी पावर -1 है, यानी -a इक्वल टू -1। तो यहाँ से हमें मिल गया -a इक्वल टू -1, यानी a इक्वल टू 1, और a की वैल्यू यदि 1 आ गया, a प्लस b इक्वल टू 0 है, तब b इक्वल टू क्या आ जाएगा, b इक्वल टू आ जाएगा -1। a b की वैल्यू निकल गया, a और b की मान यदि वैल्यू हम पुटअप करते हैं इन इक्वेशन सेकेंड, तो हम c की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो c की वैल्यू कितना आ जाएगा, a की वैल्यू है -1, यहाँ है a इक्वल टू 1, तो यहाँ रख दे तो ये हो गया -1 प्लस का 3, क्योंकि b का वैल्यू -1 है, -3 में रखना है, प्लस c इक्वल टू 1, तो ये 1 इधर जाके क्या हो जाएगा 2, यानी c इक्वल टू हो जाएगा 2 -3, यानी कितना आ गया -1। c की वैल्यू कितना आ गया, -1 आ गया, तो c की वैल्यू भी हमारा -1 आ गया, b की वैल्यू -1 आ गया, a की वैल्यू 1 आया, यानी हम यहाँ पुटअप कर दें, a की वैल्यू तो 1 आया था, b की वैल्यू -1 एंड c की वैल्यू -1। तो अब ये नीचे का हम यदि रिमूव कर दें, तो नीचे का रिमूव करने पर हमें क्या मिला, यहाँ से मिल गया Vc इक्वल टू RE एटा डिवाइडेड बाई रो इंटू डी। आर यदि हम RE की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो RE इक्वल टू Vc रो डी डिवाइडेड बाई एटा, यानी श्यामता। तो यदि हम RE फाइंड आउट करना चाहें तो ये रिलेशन मिला, और क्रिटिकल वेलोसिटी फाइंड आउट करना चाहें तो Vc इज इक्वल टू RE एटा डिवाइडेड बाई रो इंटू डी। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस तरह से ये फ्लो ऑफ लिक्विड का रेनॉल्ड एक्सपेरिमेंट का जो भी रिजल्ट था वो ये रिजल्ट रहा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज वेलोसिटी ग्रेडियंट एंड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी ग्रेडियंट हमें देखना है। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट को हम डिफाइन करेंगे, यानी वेग प्रवणता। ठीक है ना, इन बिटवीन टू लेयर ऑफ वाटर और लिक्विड, इन बिटवीन टू लेयर ऑफ लिक्विड, ठीक है ना, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इन बिटवीन two layer of liquid, the rate of change of
velocity with respect to the distance, perpendicular distance between them, ठीक है ना, is called velocity gradient, ठीक है। तो इसे हम वेलोसिटी ग्रेडियंट कहते हैं। यानी हमने लिखा कि इन बिटवीन टू लेयर, यानी दो सतहों के बीच, लेयर ऑफ लिक्विड यानी द्रव के दो सतहों के बीच, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी वेग परिवर्तन की दर विद रेस्पेक्ट टू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी उन लेयरों के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसके दूरी के रेस्पेक्ट में जो वेग में परिवर्तन होगा, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो उसे हम वेलोसिटी ग्रेडियंट कहते हैं, ठीक है ना। यानी मैथमेटिकली हम यदि देखें तो मैथमेटिकली ये हमारा होगा, मैथमेटिकली यदि हम देखना चाहें तो ये एक लेयर यदि है और नेक्स्ट लेयर हमारा वाटर का ये है लेयर नंबर फर्स्ट, और ये हमने डाल दिया लेयर नंबर सेकेंड, ठीक है। यहाँ यदि हमारा वेलोसिटी यहाँ है v प्लस डेल्टा vx, और ये हमारा नेक्स्ट है ओनली v, ठीक है ना। ये स्मॉल क्वांटिटी ज्यादा होगा अपर लेयर, तो ये हमने v प्लस डेल vx मान लिया इसका वेलोसिटी, नीचे वाले को हमने v मान लिया। इन दोनों लेयर के बीच का जो डिस्टेंस है वो यदि हम डेल z मान लें, ठीक है, तो हमारा वेलोसिटी ग्रेडियंट विल बी इक्वल टू होगा v प्लस डेल vx माइनस v डिवाइडेड बाई डेल z, यानी ये हमें मिल गया डेल vx डिवाइडेड बाई डेल z। तो ये हमारा हो गया वेलोसिटी ग्रेडियंट, इसे हम वेलोसिटी ग्रेडियंट कहते हैं, ठीक है ना। तो ये जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है, अब हमारा नेक्स्ट है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी यानी श्यानता गुणांक। तो श्यानता गुणांक का जो यदि हमारे पास नेक्स्ट श्यानता गुणांक की बात यदि करें, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की बात करें, तो ये हमें पता है कि इन बिटवीन टू लेयर यानी दो सतहों के बीच, द्रव के दो सतहों के बीच यदि पोटेंशियल ग्रेडियंट है यानी वेग प्रवणता है, तो वहां एक बल कार्य कर रहा होगा, दैट इज कॉल्ड विस्कस फोर्स यानी श्यान बल कार्य कर रहा होगा। वो श्यान बल डिपेंड करता है दो बातों के ऊपर, एक तो हमारे पोटेंशियल ग्रेडियंट के ऊपर डिपेंड करता है, यानी ये यदि हमारा टू लेयर, यहाँ यदि टू लेयर है, यहाँ v प्लस ये डेल v प्लस डेल v है vx, और इसका हमारा यदि वेलोसिटी है नेक्स्ट लेयर यानी नीचे के लेयर का, जो कि डेल z नीचे है, तो इसका यदि वेलोसिटी है v, तो हमने देखा कि वेलोसिटी ग्रेडियंट हमने देखा कि वेलोसिटी ग्रेडियंट हमें कितना मिला, डेल vx डिवाइडेड बाई डेल z, ठीक है ना।
तो ये जो इन सतहों के बीच, यानी कहने का मतलब ये है कि वेग में परिवर्तन है। यदि परिवर्तन है, इट मीन्स कि वहां श्यान बल क्रिएट हो चुका है। श्यान बल यानी विस्कस फोर्स विल बी डिपेंड ऑन द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ग्रेडियंट। यानी ये यदि हमारा श्यान बल हम F से डिनोट करते हैं तो ये हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा वेलोसिटी ग्रेडियंट यानी डेल Vx डिवाइडेड बाय डेल Z। ठीक है। नाउ नेक्स्ट कारक हम देखेंगे कि दूसरा इसमें कौन सा इफेक्टिव कारक है। तो सेकेंड इफेक्टिव कारक ये है कि ये जो दो लेयर चल रहा है, जो एक दूसरे पर फिसल रहा है, उसका एरिया, संपर्क एरिया यानी कांटेक्ट एरिया, जो दोनों लेयरों के बीच में कांटेक्ट एरिया है, कनेक्टिव एरिया है, दैट कनेक्टिव एरिया विल बी प्रोपोर्शनल टू द श्यान बल। थोड़ा सा यदि हल्का सा पोर्शन टच हुआ हो, हल्का सा घिस रहा हो कहीं, तो वो महसूस नहीं होता। अब बहुत ज्यादा कहीं घिस रहा हो तो महसूस होता है। ठीक है ना, फील होता है, यानी वो समझ में आता है कि हमारा वो जो विरोधी बल है, वेग का विरोधी बल, दैट इज कॉल्ड श्यान बल। वेग का विरोधी बल को ही हम श्यान बल कहते हैं। तो ये वेग का विरोधी बल जो श्यान बल है, जितना एरिया कांटेक्ट एरिया जितना ज्यादा होगा, ये फोर्स का मान उतना ही ज्यादा होगा। इट मीन्स कि ये एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया बिटवीन कनेक्टिव एरिया ऑफ द लेयर। ये क्या है? कनेक्टिव एरिया, कांटेक्ट एरिया, मान लो कांटेक्ट एरिया ऑफ द लेयर। इन दोनों को यदि हम मध्य कर दें तो ये हमारा फार्मूला निकल के आएगा F प्रोपोर्शनल टू A डेल Vx डिवाइडेड बाई डेल Z। ठीक है। और ये यहाँ से प्रोपोर्शनल का यदि साइन हम हटाना चाहें तो ये इक्वल टू लिखेंगे और एक हमारा कांस्टेंट आ जाएगा एटा। दैट कांस्टेंट एटा इट इज कॉल्ड एटा। दैट कांस्टेंट इज नोन एज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, यानी यही श्यानता गुणांक है। इसे ही हम कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी यानी श्यानता गुणांक कहते हैं। तो ये लिख सकते हैं कि इट इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, इसे ही हम श्यानता गुणांक कहते हैं। और यहां से हम इसका क्या निकाल सकते हैं? यूनिट निकाल सकते हैं। यहां से यूनिट निकालना चाहें तो यूनिट हम निकाल सकते हैं। हाउ कैन फाइंड द यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी? तो एटा इज इक्वल टू, हम देखें तो ये होगा F मल्टीप्लाई बाई डेल Z डिवाइडेड बाई एरिया इंटू डेल Vx। ठीक है, तो यहां से हम यूनिट इसका फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ फोर्स का यूनिट लिख दें, डेल Z डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन टू लेयर है। यहाँ से हम इसका भी यूनिट लिख सकते हैं। एरिया का यूनिट हमें पता है, Vx का यानी वेग वेलोसिटी का यूनिट हमें पता है। तो हम यहाँ से एटा का यूनिट फाइंड आउट कर सकते हैं ना। वैसे भी इसका यूनिट एक और यूनिट होता है पॉइज। ठीक है, यानी MKS पद्धति में जो यूनिट यहाँ से हमारा निकलेगा उसका 110 होता है पॉइज में। ठीक है, तो ये यहाँ से यूनिट कैन बी कैलकुलेटेड वेरी सिंपल, नथिंग। तो नेक्स्ट टॉपिक हम यदि यहाँ से देखें तो ये हमारा हो गया। अब अगला नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा इफेक्टिव फोर्स ऑन ए बॉडी। इफेक्टिव फोर्स ऑन ए बॉडी इन ए लिक्विड, यानी किसी भी
ठोस पदार्थ के ऊपर द्रव में लगने वाला बल, साथ ही ये जो नियम दिया गया है ये बाई स्टोक्स लॉ के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। तो ये स्टोक्स साहब ने इस बात को डिफाइन किया था। तो ये बाई स्टोक्स लॉ अब हम देखें नेक्स्ट टॉपिक। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इफेक्टिव फोर्स। इफेक्टिव फोर्स ऑन ए बॉडी इन लिक्विड और आगे हम लिख लें स्टोक्स लॉ। ये बाई स्टोक्स लॉ के अकॉर्डिंग हम देखेंगे। ठीक है। तो ये टॉपिक को समझने के लिए बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। अब हम यदि देख लें नाउ हम देखें, सपोज करें ये हमारा एक कोई पॉट है। हमने यहाँ एक कोई बर्तन ले लिया जिसमें ऑलरेडी लिक्विड भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? लिक्विड भरा हुआ है। ठीक है। यहां हम इसमें एक शीशे की ठोस गोली यानी स्फेयर ऑफ ए ग्लास ठीक है। यहां हम शीशे के एक ठोस गोली को ड्रॉप कर दिए, डाल दिए, तो क्या होगा? अब ये हम देखेंगे कि क्या हो सकता है। तो ये गोली का जो भार है mg वो नीचे की ओर लगेगा, यानी वेट ऑफ स्फेयर वो mg हमारा नीचे लग रहा है। ठीक है ना। नाउ तो नीचे लगने वाला बल यदि हम देखें तो ये क्या हो जाएगा? वेट ऑफ स्फेयर एक्स इन बिलो। विल बी इक्वल टू mg, और mg को देखें हम क्या लिख सकते हैं? m को क्या लिख सकते हैं? हम लिखेंगे v इंटू रो इंटू जी। ठीक है ना। रो क्या है? डेंसिटी ऑफ ग्लास, शीशे की डेंसिटी है। तो शीशे की डेंसिटी से हम यदि इसके वॉल्यूम में मल्टीपल कर दें तो मास हो जाता है। तो ये हमारा हो गया वेट ऑफ स्फीयर एक्स इन बिलो। ये नीचे की तरफ लग रहा है। अब इस पर ऊपर के तरफ भी कुछ लगेगा ना, उत्प्लावन बल यानी एक उछाल बल जो कि इस गोली को नीचे आने का विरोध करेगा, वो कहाँ लगेगा? ऊपर के तरफ लगेगा। तो ये ऊपर के तरफ लगने वाला यदि हम बल को देखें तो वो हमारा ये यदि वाटर का डेंसिटी को हम स्मॉल सिग्मा से डिनोट करें तो स्मॉल सिग्मा इंटू वी इंटू जी, ये काम करेगा ऊपर के तरफ। स्मॉल सिग्मा वी इंटू जी ये हमारा कहाँ काम कर रहा है? ऊपर के तरफ काम कर रहा है। हेंस इस तरह से रिजल्टिंग फोर्स एक्ट ऑन द
ग्लास स्फेयर यदि हम देखें कि उसके ऊपर रिजल्टिंग फोर्स कितना काम कर रहा है, तो रिजल्टिंग फोर्स विल बी इक्वल टू रिजल्टिंग फोर्स विल बी इक्वल टू कितना होगा, रो वी जी माइनस स्मॉल सिग्मा वी इंटू जी। ये हमारा आ गया, यानी यहां से हम वी जी को कॉमन ले लें तो ये बचेगा रो माइनस स्मॉल सिग्मा। ठीक है ना। ये हमेशा ध्यान रखना कि ये जो रो है ये डेंसिटी ऑफ सॉलिड है। सॉलिड पे चाहे हम ग्लास का ले रखे हो या ग्रेनाइट ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। ये हमारा लिक्विड का डेंसिटी है, यानी ये वाटर भी हो सकता है, अदर लिक्विड भी हो सकता है, तो ये हमारा एक्चुअल में लिक्विड का है। ठीक है ना। तो ये यहां से रिजल्टिंग फोर्स हो गया। यदि ये पॉजिटिव है, ये रिजल्टिंग फोर्स यदि पॉजिटिव है, तो ये हमारा जो गोली है या शीशे की जो गोली है वो कहां जाएगी, नीचे की तरफ जा रही होगी। लेकिन जो नीचे की तरफ जाएगी, अब वो जी उसका जो त्वरण होगा वो जी होगा क्या, नहीं, जी चेंज हो जाएगा। उसका जो एक्सेलरेशन है वो चेंज होगा। वो एक्सेलरेशन दैट एक्सेलरेशन डिनोटेड बाय, यदि हम जी डैश से डिनोट करते हैं तो ये जी डैश हमें फाइंड आउट करना है। ये जी डैश वो बल कितना होगा, जी डैश इंटू वो लगने वाला बल, रिजल्टिंग फोर्स। हम यहाँ रिजल्टिंग फोर्स की बात कर रहे हैं, तो ये रिजल्टिंग फोर्स हो जाएगा जी इंटू एम, और एम की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एम यानी रो इंटू वी, यही होगा ना। तो ये हमारा हो गया जी डैश इज इक्वल जी डैश रो वी इक्वल टू वी जी रो माइनस सिग्मा। ये आया। यहाँ से हम v से v को क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं। और इस तरह से ये यदि हम कैंसिल आउट कर दिए तो देखते हैं क्या मिल रहा। ये कैंसिल आउट करने के बाद ये हमारा बन गया g डैश इक्वल टू रो माइनस सिग्मा डिवाइडेड बाई रो इंटू जी। ये इफेक्टिव एक्सेलरेशन, यानी जब गोली को हम पानी में डाल रहे हैं तो डालने पर जो हमारा जी होगा, इफेक्टिव जी होगा, दैट इफेक्टिव जी कैन बी डिनोटेड बाई जी डैश, और वो जी डैश की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। और आगे यदि हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो लिख सकते हैं 1 माइनस सिग्मा डिवाइडेड बाई रो और इनटू जी। ठीक है। अगेन हम डिटेल देखें तो ये ग्लास के लिए जो ये हमारा ये जल वाटर है ना, ये वाटर है, स्मॉल सिग्मा वाटर है, तो वाटर के लिए हमारा घनत्व होता है 1, यानी जल के लिए ये होता है 1। और ये यदि हम ग्लास मान लें, ग्लास, तो ग्लास के स्फीयर के लिए ये हो जाता है हमारा 11। ठीक है ना। तो ग्लास के लिए ये होता है 11। अब वो कितना हो गया, 1 हो गया। यहां से यदि हम वैल्यू पुटअप करते हैं तो 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 11 इंटू जी, ये इक्वल टू आ गया 10 डिवाइडेड बाई 11 जी। यानी अब यदि हम जल और ग्लास की गोली ले लें तो ये जी डैश, ये इफेक्टिव जी डैश विल बी इक्वल टू 10 जी बाई 11। ठीक है ना। तो ये इस तरह से हम ये देखिए, इसके जगह पर यदि हम यहाँ ये जो ग्लास रखे हैं, ग्लास के जगह पर हम यदि ग्रेफाइट का या ग्रेनाइट का यदि हम यहाँ स्फीयर ले लें, गोला ले लें,
तो ग्रेनाइट के लिए ये होता है 2.5, क्या होता है 2.5 होता है ये। तो ये हमारा हो जाएगा G डैश इक्वल टू 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2.5 इंटू G। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो 1.5 डिवाइडेड बाई 2.5 इंटू G, यानी ये कैंसिल आउट होके हो जाएगा 3/5G। ठीक है, तो इन केस ऑफ ग्रेनाइट यानी संगमरमर के केस में यदि हम गोली संगमरमर की ले लें तो ये हमारा इफेक्टिव G डैश विल बी 3G/5 हो जाएगा। ठीक है ना, ये यहाँ G डैश का मान हमेशा क्या है पॉजिटिव मिल रहा है। इन केस ऑफ निगेटिव G डैश your sphere solid sphere will be goes on not below, goes on above, ऊपर चला जाता है। और वो यदि हम वो केस देखें तो जो बुलबुला होता है पानी का बुलबुला, तो पानी के बुलबुला के लिए ये G डैश का मान क्या हो जाता है निगेटिव, और G डैश के मान निगेटिव मीन्स हमारा बुलबुला कहाँ निकल जाएगा पानी के ऊपरी सतह पर चला जाएगा, नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये स्टोक्स साहब का ये नियम था। अब इसमें स्टोक्स साहब ने एक और फार्मूला अपने एक्सपेरिमेंट के तहत निकाल कर दिए कि यदि पानी में स्टोक्स साहब का जो एक्सपेरिमेंटल फार्मूला है वो है कि यदि r त्रिज्या का यदि कोई गोला, ठीक है ना, अनंत जिसका अंत ना हो मतलब अनंत परफेक्टली होमोजीनियस माध्यम में, अनंत परफेक्टली होमोजीनियस माध्यम में गति करे, यानी ऊपर से नीचे आ रहा हो, ठीक है ना, तो उस माध्यम के द्वारा उस गोले का विरोध करने वाला बल, श्यान बल F इक्वल टू होता है 6 पाई एटा R इंटू V। ठीक है ना, यानी R त्रिज्या का गोला, रेडियस ऑफ R का एक स्फीयर परफेक्टली समांगी माध्यम में, चाहे वो द्रव हो या गैस हो, में वो यदि CV यानी सीमांत वेग V से गति करता है, ठीक है ना, तो माध्यम के द्वारा लगने वाला विरोधी बल F का वैल्यू कितना होता है 6 पाई एटा R इंटू V, यानी V क्या है सीमांत वेग है, V हमारा क्या है सीमांत वेग है, और ये क्या है विस्कोसिटी कोएफिशिएंट है ना, ये हमारी एटा हम जानते हैं, अभी हम लोग डिस्कस कर रखे हैं। अच्छा, ये बल यदि हम देखें तो ये बल ही इक्वल टू होगा अभी जो हम लोगों ने डिफाइन किया है, जो विरोधी बल यहाँ हम अभी डिफाइन करके चले थे वाटर और ग्लास के लिए, तो वो क्या आया था, वो हमारा निकल के आया था कितना, कुछ आया था यस Vg, वो आया था Vg इन ब्रैकेट रो माइनस सिग्मा आया था ना। तो ये बल, इस बल को हम यदि इसके इक्वलाइज कर दें, बराबर कर दें, जहां V क्या था हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ये सॉलिड यानी गोले का वॉल्यूम था, तो इस वॉल्यूम को
यहां हम लिख दें 4/3 और ये लिख के यदि हम इस फार्मूले के इक्वल कर दें तो हम क्या देखेंगे, पाई से पाई क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, r से ये r का क्यूब क्या हो गया, r² हो गया ना। यानी यहां से हम VC निकालना चाहें, VC इक्वल टू तो क्या हो जाएगा 4/3 इन ब्रैकेट रो माइनस सिग्मा डिवाइडेड बाई 6 एटा, बस यही आएगा। यानी यहां से हम ये चाहें तो इससे इसको 2 कर दें, ये हम 3 कर लें तो ये 3 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, ये 9 आ जाएगा। यानी फाइनली हमें मिल गया 2/9 r² g रो माइनस सिग्मा डिवाइडेड बाई एटा, ये मिला ना, ये हमारा मिल गया सीमांत बेग। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने सीमांत बेग फाइंड आउट किया। ठीक है, और आवर नेक्स्ट टॉपिक विल बी स्टोक्स के नियम का कुछ अनुप्रयोग दिया है। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में आशा करते हैं कंप्लीट करेंगे ये चैप्टर, जिसमें बर्नौली थ्योरम भी आ जाएगा। तो ये यहाँ तक ये वीडियो को आज के डेट में समाप्त करते हैं। ये वीडियो यदि बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने में हेल्पफुल हो क्लास 11th यानी बेस ऑफ द साइंस, दिस क्लास इज आल्सो नोन एज बेस ऑफ द साइंस, यहीं से साइंस का बेस स्टार्ट होता है फॉर द डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ एजुकेशन लाइक मेडिकल, इंजीनियरिंग, अदरवाइज अदर ग्रेजुएशन। तो कृपया इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना अवश्य न भूलें। साथ ही ये वीडियो हमारे फेसबुक ग्रुप माई एजुकेशनल फेसबुक ग्रुप स्टडी विद SNM सर पर भी ये मौजूद रहता है। तो इस ग्रुप को भी ज्वाइन करके ये वीडियो देखा जा सकता है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।